नमस्कार, मैं हूं सीके करण। आज हम देखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट। यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि हवाएं हमारे पूरी दुनिया में, ग्लोब में किधर से किधर चलती हैं और कितनी तरह की हवाएं होती हैं। अस्थाई यानी परमानेंट विंड कितनी होती हैं, जिसको हम प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे ग्लोब पे, यानी पूरे ग्लोब पे कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो यहाँ की हवा धीरे धीरे हल्की होती है और ऊपर चली जाती है, नीचे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और हम जानते हैं कि हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कभी भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। इसलिए पूरे पृथ्वी में जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर बेल्ट है, और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां की हवा भारी होती है, वहीं पर होती है, इसलिए हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। अब सवाल ये है कि ये हवाएं कितने तरह की होती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में हमें किन किन चीज़ों को देखना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, उसी से संबंधित है यह टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट। तापमान एवं दबाव मेखला। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है तापमान एवं दबाव मेखला। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, देखिए हमारी पृथ्वी ज्वाइंट शेप की है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ज्वाइंट शेप की है। आपको हमने बताया था कि ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये है 0 डिग्री। लेकिन ये पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, और एक्सिस पे घूम रही है इसका मतलब है कि ये अपने एक्सिस पे अगर घूम रही है तो इसके सामने कौन है, तो इसके सामने सन है, यानी सन के सामने ये घूम रही है। अब ये सन के सामने अगर घूम रही है तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है या झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री अगर मैं इस पृथ्वी को झुका दूं, ऐसे झुका दीजिए 23.5 डिग्री, तो ये सन यहां चला जाएगा। यानी पृथ्वी के झुकाव के कारण सन कभी भी इक्वेटर के पास फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो सन की किरणें सालों भर इक्वेटर पे फिक्स हो जाती, यानी सन की किरणें सालों भर इक्वेटर पे यानी 0 डिग्री पे फिक्स हो जाती। लेकिन ये पृथ्वी तो झुकी हुई है। अब अगर मैं इस पृथ्वी को झुका दूं, झुकाइए, अगर इस पृथ्वी को मैं झुका दूं तो सन की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी 23.5 डिग्री यहां आ जाएगी, यानी ये सन यहां पे आ जाएगा। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी किसका चक्कर काट रही है, सन का। यानी पृथ्वी अगर सन का चक्कर काट रही है तो अपने एक्सिस पे भी काट रही है। यानी अगर ये एक्सिस पे काट रही है, अगर ये झुकी हुई है, इसका मतलब जब ये पृथ्वी इधर होती है तो सन की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर आ जाता है। यही झुकी हुई अगर पृथ्वी इधर आती है तो सन की किरणें 23.5 डिग्री साउथ को शिफ्ट हो जाती है। यानी सन पृथ्वी के झुकाव के कारण कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। यानी 23.5 डिग्री कभी सन ऊपर, कभी 23.5 डिग्री सन नीचे। ये सन नहीं होता, पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है तो कभी सन ऊपर शिफ्ट होता है, सन की पैरेलल किरणें, कभी नीचे। इसलिए इस लाइन से ऊपर सन की किरणें कभी नहीं जा पाती सीधी, इस लाइन से नीचे सन की किरणें कभी नहीं जा पाती बिल्कुल पैरेलल, अगर मैं बात कर रहा हूं तो। इसलिए इन दोनों लाइन का हमने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इस लाइन को हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहते हैं हम कर्क रेखा, और इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब जरा देखिए, ये बीच वाला पार्ट तो आप जानते हैं इक्वेटर है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं, यानी इक्वेटर। अब सवाल उठता है कि सन की किरणें यहाँ पे कब होती है, यहाँ पे कब होती है, यहाँ पे कब होती है। तो जरा देखिए, ये फिक्स होता है डेट, 21 जून को सन की किरणें यहाँ आ जाती है, 21 जून को यहाँ, 22 दिसंबर को सन की किरणें यहाँ होती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की किरणें यहाँ होती है। 21 जून को यहाँ, 22 दिसंबर को यहाँ, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ। तो देखिए, जब मार्च में यहाँ है तो मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ, मई में यहाँ, जून में यहाँ, फिर जुलाई में यहाँ, अगस्त में यहाँ, सितंबर में फिर यहाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इसी के बीच अप डाउन करती रहती है। यानी इन दो लाइन के बीच कोई भी जगह है, कोई भी जगह, कोई भी सिटी, वहां सूरज की पैरेलल किरणें वर्ष में 2 बार बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यानी सर पे हो जाएगी, यानी कुएं में सन की परछाई देख सकेंगे आप। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई भी सिटी है तो वहां सन की पैरेलल किरणें नहीं हो पाएंगी। इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी सिटी वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से सिटी हैं जहां पे सूर्य की कभी भी लंबवत किरण यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर किरण नहीं आएगी, यानी माथे पे, आपके माथे के ऊपर कभी भी सन नहीं आएगा। अब जरा देखिए, 21 जून जब सन उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यहाँ 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून उत्तरी गोलार्ध के लिए। अब देखिए, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध के लिए यह सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा, और उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन तो जानते ही हैं 21 जून। अब दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन 21 जून। तो अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी पे दिन और रात बराबर किस दिन को होंगे, तो ये 21 मार्च 23 सितंबर, यानी 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है ये दिन होगा कौन सा, इक्विनॉक्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं विषुव, विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं इसको, यानी विषुव का महीना। अब जरा देखिए, ये जो क्षेत्र है यहां दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। 21 जून हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन को हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस, या इसको हिंदी में ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसी तरह से ये समर सोल्स्टाइस होगा 21 जून हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर होगा। तो हमारे लिए अगर उत्तरी गोलार्ध के लिए करें तो हमारे लिए 22 दिसंबर ये विंटर सोल्स्टाइस है, हमारे लिए है। लेकिन अगर ये उल्टा पूछा जाए, जैसे दक्षिणी गोलार्ध के लिए समर सोल्स्टाइस ग्रीष्म अयनांत कब होगा, तो 22 दिसंबर, और शीत अयनांत कब होगा, तो ये 21 जून हो जाएगा। ये जस्ट उल्टा होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से हेमिस्फीयर में। तो विंटर सोल्स्टाइस ये शीत अयनांत कहलाता है। अब देखिए, यहां से ऊपर आप अगर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, दिन और रात की लंबाई बढ़ती चली जाती है। यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिन और रात लंबे होते चले जाएंगे, जो यहां पर पहुंचते पहुंचते 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। यहाँ 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। यहां से नीचे अगर चले जाए तो दिन और रात की लंबाई बढ़ती चली जाती है। अब जरा देखिए, इस बात को समझिए कैसे। जैसे सपोज कीजिए दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर है, और दिल्ली में सपोज कीजिए दिन की
लंबाई गर्मी में ज्यादा होती है। जैसे सूर्योदय अगर मैं आपसे पूछूं तो 5:35 के करीब होता है, सूर्यास्त 7:35 में होता है। 14 घंटे दिन की लंबाई होती है, रातें छोटी होती है ग्रीष्म काल में। लेकिन अगर विंटर में पूछूं तो रात की लंबाई 14 घंटे हो जाती है। इसी तरह से यही चीज जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ती चली जाएगी, और 66.5 डिग्री पे यानी यहां पे अगर आप चले जाए तो 24 घंटे का दिन हो जाएगा, 24 घंटे का रात हो जाएगा। यही चीज आप ऊपर बढ़ते हुए यहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो जाएगा। 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो जाता है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि नॉर्थ पोल पे सूर्योदय कब होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ पोल पे सूर्योदय कब होगा, तो नॉर्थ पोल पे सूर्योदय कब होगा? 21 मार्च। जैसे ही सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा, नॉर्थ पोल पे सूर्योदय शुरू हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय कितने महीने में होगा? तो नॉर्थ पोल पे अगर सूर्योदय होगा तो कितने महीने में, जरा देखिए, 21 मार्च से लेकर 21 जून तक सूर्योदय होगा। यानी सन यहां से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब नॉर्थ पोल से देखेंगे तो क्षितिज से सन मैक्सिमम कितने डिग्री तक ऊपर आएगा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं आएगा वो। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि साउथ पोल पे सूर्योदय कब होगा, तो 23 सितंबर को होगा। कितने महीने में होगा? 3 महीने में। 3 महीने सूर्योदय होता है, 3 महीने सूर्यास्त होता है। तो उसी तरह से नॉर्थ पोल पे सूर्यास्त कब होगा? 23 सितंबर। जब यहां सूर्यास्त होगा, यहां सूर्योदय हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट क्या है, यानी कहां कहां टेम्परेचर हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, उसी के कॉन्सेप्ट को अभी हम समझेंगे। जरा देखिए, अब जरा देखिए, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर सन जाते हुए आते हुए इस क्षेत्र को बिल्कुल गर्म रखता है। अब ये क्षेत्र सालों भर गर्म रहता है। इसका मतलब है कि यहां अगर सालों भर गर्मी रहती है, इसका मतलब है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये क्षेत्र सालों भर गर्म रहता है। 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये सालों भर गर्म क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम हमने दिया है इक्वेटोरियल रीजन। इस क्षेत्र का नाम हमने दिया है इक्वेटोरियल रीजन, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब देखिए, यहां सालों भर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां सालों भर हाई टेम्परेचर होता है। और आप जानते हैं जहां भी गर्मी बहुत ज्यादा होगी वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो यहां पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट यहां डेवलप्ड होता है। इसका मतलब है कि यहां टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो यहां सालों भर बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा है, बारिश ज्यादा होगी, जंगल भी बहुत ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे, जानवर ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। यानी इस रीजन में, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यह विश्व का सबसे ज्यादा बारिश का क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र, यानी यहाँ पे घने घने वन है। तो ये जो क्षेत्र है आप देखिएगा सबसे ज्यादा, जरा देखिए, तो ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है जरा देखिए। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। इसलिए साउथ अमेरिका में सबसे डेंस फॉरेस्ट कौन सा है? अमेजन फॉरेस्ट। उसी तरह से दूसरे नंबर पे अफ्रीका का स्थान आता है। अफ्रीका का कॉन्गो या जायरे फॉरेस्ट, नाम सुना होगा, कॉन्गो या जायरे फॉरेस्ट, ये सबसे डेंस फॉरेस्ट है। तीसरा क्षेत्र है इसका एशिया, यह है इंडोनेशियन फॉरेस्ट। ये जो
साउथ अमेरिका में अमेजन फॉरेस्ट है, ये विश्व का सबसे घना वन है। अफ्रीका कॉन्गो जायर फॉरेस्ट, ये विश्व का सबसे घना फॉरेस्ट है। एशिया में सॉरी ये सेकेंड नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे इंडोनेशियन फॉरेस्ट है। अब इक्वाटोरियल रीजन एक बायोम है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है यह स्थल का, इसलिए इसको हम इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में विस्तार से डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इवेपोरेशन बहुत होता है, सालों भर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहीं पे नीचे नहीं उतर पाएगी, क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, ठंडी होती है, संघनित हो जाती है, कॉन्डेंस हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, और यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ सालों भर झमाझम बारिश होती रहेगी, यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच माहौल बनना शुरू हो जाता है इस क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र में विश्व के ऐसे लोग हैं, ऐसे कंट्री हैं जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि नेचर ने डिसाइड कर दिया है बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एपिडेमिक्स, मलेरिया, ये सब आम बात है होना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा महामारी की भी समस्या होती है, बैक्टीरियल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब जरा देखिए, यहां से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हवा जो ऊपर गई, ये यहीं नीचे नहीं उतरती, ये दोनों तरफ माइग्रेट करती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ऊपर की तरफ माइग्रेट करती है और नीचे की तरफ भी, साउथ पोल की तरफ माइग्रेट करती है। ये वहां नीचे उतरती है जहां इसे लगता है कि अब नीचे गर्मी समाप्त हो रही है, यानी इवेपोरेशन कम हो रहा है, ताकि नीचे से कोई हवा ऊपर नहीं जा रही है, तो यहाँ डिसेंड करती है। दोनों तरफ एक डिसेंडिंग क्षेत्र रीजन डेवलप्ड होता है, डिसेंडिंग रीजन डेवलप्ड होता है। और ये जो डिसेंडिंग रीजन डेवलप्ड होता है वो कहाँ पे होता है, जरा देख लीजिए। ये होता है 23 डिग्री और 23 डिग्री, यानी उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच, 35 डिग्री साउथ के बीच। और ये जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट आमतौर पे ये होता है 30 से 35 के बीच, सब ट्रॉपिकल। लेकिन हम एरिया मान लेते हैं कि 23.5 से ऊपर ये डिसेंडिंग होता रहता है, यानी 30 से 35 नॉर्थ, 30 से 35 साउथ, इसके क्षेत्र को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट। अब जरा देखिए, इस रीजन में हवा नीचे उतर रही है, हवा नीचे उतरेगी। आप जानते हैं कि ऊपर से अगर कोई भी हवा नीचे उतरती है तो फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाती है। जैसे फ्रिक्शन कैसे होता है, जरा देखिए। हवा, अगर कोई भी हवा ऊपर से अगर नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि ऊपर में हवा की डेंसिटी कम है, नीचे में हवा की डेंसिटी ज्यादा है। तो लो डेंसिटी से कोई भी हवा जब हाई डेंसिटी में उतरती है नीचे, तो फ्रिक्शन के कारण वो गर्म हो जाती है। अब फ्रिक्शन के कारण अगर गर्म होगी, इसका मतलब है कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और नीचे आते आते इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, यूं तो 23.5 से 35 डिग्री के बीच का ही क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। अब ये गर्म हवा है जो नीचे उतर रही है फ्रिक्शन के कारण, इसलिए विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये जो आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ये विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है। इसको हम कहते हैं उपोष्ण मेखला। ये विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है जिसको हम उपोष्ण मेखला के नाम से जानते हैं। अब जरा देखिए, यहां पे विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है तो लीबिया, नाम सुना होगा, लीबिया में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया था, अल अजीजिया। यहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से जकोकाबाद पाकिस्तान में, जकोकाबाद 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसी तरह से आप एशिया का सबसे गर्म जगह है ये जकोकाबाद जो पाकिस्तान में। डेथ वैली,
ये है यूएसए में, कैलिफोर्निया में। तो ये सब जितने भी हैं आपके इंडिया में अगर बात करें तो चूरू 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ डेथ वैली में भी 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये सब जितने भी गर्म जगह हैं ये सब सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है। दूसरा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अगर हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो ये गर्म हवा है, तो गर्म हवा है तो यहाँ पे ये बादल नहीं बनने देगी, और बादल नहीं बनने देगी इसका मतलब यहाँ मौसम साफ होगा, और मौसम साफ होगा इसका मतलब इस रीजन में बारिश नहीं होने से रेगिस्तान बन जाएंगे। तो विश्व में जितने भी गर्म रेगिस्तान है इन्हीं दोनों क्षेत्र के बीच में है, चाहे सहारा हो, थार रेगिस्तान हो, रुबल खाली डेजर्ट हो, किजलकुम हो, ग्रेट विक्टोरिया हो, अटाकामा हो, ये सब इसी बेल्ट में है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं कि जब हवा यहां ऊपर से नीचे आती है तो ये जोन में हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और ये जोन हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर भी है, हाई टेम्परेचर भी। दोनों का कारण क्या है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का कारण क्या है? यहां पहला, हाई प्रेशर क्यों हुआ? डिसेंडिंग ऑफ एयर के कारण। तो डिसेंडिंग ऑफ एयर के कारण यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बन गया, प्रेशर भी यहां बढ़ गया। दोनों का कारण डिसेंडिंग ऑफ विंड्स है, यानी हवा का नीचे उतरना या अवतलन कह सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ हाई प्रेशर बना है, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, हवा आ रही है ऊपर से नीचे, हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड चलेगी। ये जो विंड देख रहे हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये अब देखिए यहां सपोज कीजिए यहां से हवा नीचे उतर रही है तो जमीन पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ऊपर भी ये हाई प्रेशर से इधर जाएगी ऊपर की तरफ। अब इधर क्यों गई, ऊपर क्यों गई? इसका मतलब ऊपर भी कोई लो प्रेशर बेल्ट बना है। यहां देखिए नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। अब इसका मतलब है कि ऊपर में कोई लो प्रेशर बेल्ट बना है। अब देखिए लो प्रेशर बेल्ट कहां बना है, तो यहां 60 to 65 degree north and 60 to 65 degree south। यहां पे एक लो प्रेशर बनता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। क्यों बनता है जरा देखिए, लेकिन इस बेल्ट को हम कहते हैं सब पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट या उपध्रुवीय मेखला। इसको हम सब पोलर बेल्ट कहते हैं या उपध्रुवीय मेखला कहते हैं। अब जरा देखिए यहां पे लो प्रेशर बनने का कारण क्या है, जरा देखिए लो प्रेशर यहां पे क्यों बना है। यहाँ पे क्यों बना है, अब जरा देखिए जब पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी का रोटेशन आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो यहां की हवा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। देख रहे हैं ऊपर क्यों डिफ्लेक्ट हुई? सपोज कीजिए यहाँ एक ग्लोब है, बहुत बड़ा सा ग्लोब है यहाँ पे, और ये ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, और इस ग्लोब पे मैं यहाँ पे अगर मैं एक गिलास पानी डालूं, अगर यहाँ पे घूमते हुए ग्लोब पे एक गिलास पानी डालूं तो मुझे बताए पानी सतह पे फैल जाएगा या डिफ्लेक्ट हो जाएगा? तो ये पानी डिफ्लेक्ट होगा अगर रोटेशन ज्यादा है, तो विंड रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ऊपर डिफ्लेक्ट होती है और नीचे जगह खाली हो जाता है, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है। तो यहां भी लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है और यहां भी विंड डिफ्लेक्ट होती है। और यहां भी लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है।
दूसरा आप जानते हैं कि ये जो विंड डिफ्लेक्ट हुई ऊपर की तरफ, ये एक विंड पोलर रीजन में आ जाती है और नीचे गिरती है, और एक विंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाती है और इसके साथ मिल जाती है। सेम केस साउथ हेमिस्फीयर में भी होता है। सेम डिफ्लेक्शंस के कारण फिर से विंड यहां आ जाती है और एक विंड यहां साउथ पोल पे आके यहां नीचे गिरती है। अब जरा देखिए, ये पोलर रीजन है, ये है पोलर रीजन और ये भी है पोलर रीजन। अब जानते हैं ये ठंडा है, ठंडा है इसका मतलब है यहां हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर क्षेत्र है, और यहां भी हाई प्रेशर क्षेत्र है, क्योंकि ठंडी हवा है, अगर संपर्क में आती है जमीन के तो वो भारी रहती है और नीचे ही बैठी रहती है, इसलिए यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ एक विंड चलती है, और ये जो विंड, ये भी हाई प्रेशर। यानी पूरे अर्थ पे देखिए ये जो विंड है ये कितनी है, तो जरा देखिए ये विंड कितनी है, ये विंड कितने तरह की है, कौन कौन सी विंड है, तो जरा देखिए ये जो विंड है, इस विंड का हमने नाम दिया है ट्रेड विंड। दिस इज ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड है। इसी के साथ ये जो विंड है आपका ट्रेड विंड, ये जो विंड है इसका नाम हमने दिया है वेस्टर्ली, पछुआ पवन। पछुआ पवन है ये, पछुआ। और ये जो विंड है इसका नाम हमने दिया है पोलर विंड, यानी ये है ध्रुवीय पवन। इसी तरह से ये नीचे ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन, ये ट्रेड विंड तो ये वेस्टर्ली पछुआ पवन, और ये पोलर विंड। अब देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पूरे ग्लोब में मुझे बताइए कि प्लैनेटरी विंड्स कितनी है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्लैनेटरी यानी ग्रहीय पवन कितनी है, या फिर परमानेंट विंड, या फिर रेगुलर विंड, सनातन पवन, तो ये जो ग्रहीय पवन है या अस्थाई पवन है या फिर नियमित पवन है, सनातन पवन कह सकते हैं इसको, ये तीन है। एक तो ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन, दूसरा है वेस्टर्लीज पछुआ पवन, और तीसरी है पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड, ये तीन पवन आप देख रहे हैं जो नियमित चलती रहती है पूरे ग्लोब पे, पूरे ग्लोब पे ये नियमित रूप से चलती रहती है। अब जरा देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं यहां पे कि ये जो बेल्ट है कितने बने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इक्वाटोरियल रीजन पहला बेल्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन दूसरा बेल्ट, सब पोलर रीजन तीसरा बेल्ट, और पोलर रीजन चौथा बेल्ट। तो यहां इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट है, यहां हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां फिर लो प्रेशर बेल्ट है, यहां फिर हाई प्रेशर बेल्ट है, इसलिए हवाएं चलती रहती हैं। इस तरह से पूरे पृथ्वी में 7 बेल्ट है, एक इक्वेटोरियल बेल्ट और बाकी दो है, तो 7 बेल्ट होते हैं जिसमें हवाएं चलती है। अब जरा देखिए, यहां पे एक साइकिल बनता है, यहां से हवा ऊपर गई फिर यहां नीचे आई, ट्रेड विंड बन के फिर से ऊपर चली गई, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहां पे एक कोष बनता है, सेल बनता है, जिसको हम कहते हैं हेडले सेल, हेडले नाम दे सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां से हवा ऊपर गई डिफ्लेक्ट होकर रोटेशन के कारण, फिर इसमें आ गए, फिर वेस्टर्लीज बन गए, तो इसको हम नाम देते हैं फेरल सेल। और इसी तरह से यहां पे जो
सेल है वो दिस इज पोलर सेल। तो हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये तीन सेल हैं जिसको हम ट्राई सेलुलर यानी वायुमंडल का त्रिकोश मेखला कहते हैं। त्रिकोश मेखला, त्रिकोशीय मेखला। तो ये ट्राई सेलुलर मॉडल है एक तरह का, दोनों तरफ हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये बनता है। अब जरा देखिए, अब मैं बात करूंगा थोड़ा कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और भी इसमें है, कौन कौन से हैं जरा देखिए। अब जरा देखिए, हम थोड़ा सा बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट में। अब देखिए, यहां आप देख रहे हैं जितनी भी हवा है, चाहे ट्रेड विंड हो, वेस्टर्लीज हो या पोलर विंड हो, सब सीधी सीधी नहीं है, यानी इनको सीधा चलना चाहिए था। यहां अगर से निकली है तो यहां पहुंचना चाहिए, पहुंच यहां रही है। ये भी अगर यहां से निकली तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी डेविएट हो रही है। ऐसा क्यों है जरा देखिए। पृथ्वी हमारी घूमती है किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पृथ्वी घूम रही है ऐसे। तो अब मुझे बताइए, अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट तो हवा डिफ्लेक्ट करेगी, यानी फोर्स किधर से लगेगा, ईस्ट टू वेस्ट। तो आप देखिए यहां से लेके मिलाइए इसको, यानी फोर्स अगर लग रहा है तो सारी डिफ्लेक्ट हो रही है एक ही तरफ, इधर भी सारी डिफ्लेक्ट हो रही है एक ही तरफ, यानी ऊपर से एक लाइन से अगर मिला दीजिए इसे भी मिला दीजिए तो सारी एक ही दिशा में डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस फोर्स है। अब ये कॉरियोलिस फोर्स अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कहां होता है, तो मैक्सिमम होता है पोल्स पे, और मिनिमम कहां होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। तो ये फोर्स मैक्सिमम होता है पोल पे, मिनिमम होता है इक्वेटर पे। कारण क्या है जरा देखिए। कॉरियोलिस फोर्स का मतलब है कि विंड का डेविएशन मैक्सिमम कहां हो रहा है, डेविएशन ऑफ विंड मैक्सिमम कहां हो रहा है। सपोज कीजिए अगर मैं आपको यहां बैठा दूं, यानी पोलर रीजन में यहां पे अगर छोड़ दूं, यहां पे अगर मैं छोड़ दूं, तो मुझे बताइए यहां पे जो आपकी धरती है, पोलर रीजन की धरती कितने डिग्री मूव कर रही है, तो ये मैक्सिमम 360 डिग्री मूव कर रही है। इसका मतलब इसके संपर्क में, यानी सतह के संपर्क में जो एयर होगी उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा 360 डिग्री। लेकिन जैसे 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 नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेविएशन कम हो जाएगा और यहां विंड आके बिल्कुल सीधा मिल जाएगी। तो सबसे कम यहां पे होगा, सबसे मैक्सिमम यहां पे होगा, यहां पे बिल्कुल विंड आके सीधी मिलेगी और ऊपर उठ जाएगी। तो मैक्सिमम पोलर रीजन में होता है कॉरियोलिस फोर्स, मिनिमम होता है इक्वेटर के पास। दूसरा, कॉरियोलिस फोर्स के आधार पे एक व्यक्ति ने एक नियम बना दिया, नाम दिया गया उसको फेरल्स लॉ, फेरल का नियम, उसको हम कहते हैं फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ है क्या जरा देखिए। फेरल्स लॉ कहता है कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप चले जाइए, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए, किसी भी विंड से पूछिए, किसी भी विंड से आप पूछिए कि अगर आप सीधी जा रही हो तो किधर किधर टर्न लोगी आप, तो वो कहेगी राइट। यानी राइट का मतलब देखिए, अगर ये ऊपर जा रही है तो अपने दिशा से दाहिने मुड़ रही है, ये भी अगर नीचे जा रही है अपने दिशा से दाहिने मुड़ रही है। ये यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में सारी पवन अपने दिशा से दाहिने मुड़ती है। यही चीज अगर दक्षिणी गोलार्ध में आप पूछेंगे कि जितने भी विंड है अपने दिशा से किधर मुड़ेगी, तो लेफ्ट मुड़ेगी। तो फेरल्स का नियम कहता है, क्या कहता है, ऑल ऑफ दिस विंड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर
will turn in right direction. And in south hemisphere turn in left direction. तो ये जो नियम है, इसी नियम का नाम है फेरल का नियम, फेरल्स लॉ, जिसको हम कहते हैं फेरल का नियम। ये फेरल का नियम है। दूसरा, अब सर देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहां मैं बता दूं आपको। यहां पे देखिए ट्रेड विंड है, दो ट्रेड विंड मिल कहां रही है? इक्वेटर के पास, यहां बीच में मिल रही है, यहां इस क्षेत्र में बीच में। अब जहां पे ये मिलेगी, जरा देखिए, जहां पे ये बिल्कुल बीच में अगर ये मिलेगी, तो इस बीच वाले क्षेत्र को आप क्या नाम देंगे? बीच में बिल्कुल मिलती है ये जो क्षेत्र है, ये ट्रेड विंड दोनों ये बीच में मिल रही है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन है, आप देख रहे हैं, ये जो रीजन हमने आपको खींच के बताया है, दिस रीजन जो इक्वेटर के बीच में है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। तो 5 डिग्री नॉर्थ का मतलब है ये, 5 डिग्री साउथ का मतलब है ये दोनों रीजन। तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते क्या है, जरा देखिए, इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, इसको हम डोल्ड्रम कहते हैं, हिंदी में भी डोल्ड्रम। अगर आपसे पूछा जाए ये जो डोल्ड्रम है, इसका प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। लेकिन यहां पे रेनफॉल क्या होगा? मैक्सिमम रेनफॉल होगा, बारिश बहुत होगी, रेनफॉल बहुत होगा। इस बेल्ट को हम साइलेंट बेल्ट कहते हैं, साइलेंट बेल्ट। अब देखिए, साइलेंट यानी शांत मेखला है ये। डोल्ड्रम एक साइलेंट बेल्ट है, यहां हवा हॉरिजॉन्टल नहीं चलती, वर्टिकल चलती है। ये देखिए, ये हवा यहां नीचे से ऊपर निकलती है। जैसे हवा अगर नीचे से ऊपर जाए वर्टिकल, तो आपको हवा का एहसास नहीं होगा, इसलिए यहां पे साइलेंट बेल्ट है। दूसरा, यहां पे कोई तूफान वगैरह नहीं आता, क्योंकि कोरलिस फोर्स 0 है, तो साइक्लोनिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इसलिए ये साइलेंट बेल्ट है डोल्ड्रम। मैं बताऊंगा वैसे कोरलिस फोर्स यहाँ 0 है, तो यहाँ साइक्लोन क्यों नहीं बनेगा, साइक्लोन के चैप्टर में हम आएंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे डोल्ड्रम है। दूसरा, इस क्षेत्र का एक नाम है जिसको हम कहते हैं ITCZ। ITCZ पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का मतलब होता है दो ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है, और ITCZ हमेशा इंडिकेट करता है लो प्रेशर को। अब ये ITCZ का रिलेशन क्या है, आगे मैं बताऊंगा। इंडियन मानसून में ITCZ का क्या योगदान होता है, लो प्रेशर का है, सन के साथ ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये डोल्ड्रम है। उसके अलावा जरा देखिए, ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है ना, इस रीजन की एक कहानी है, कहानी नहीं बहुत सच्चाई है। सच्चाई क्या है जरा देखिए। प्राचीन काल में जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, जहाजें इंजन से नहीं चलती थी, तो पतवार लगे होते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पतवार, हवा के डायरेक्शन में मूव कराया जाता था और जहाज चलती रहती थी। फोर्स विंड होता था जहाज को चलाने के लिए, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसी डायरेक्शंस में जहाज को ले जाया जाता था। अब जरा देखिए, ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, यहाँ अरब देश है। अरब देश में कुछ लोग थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, अरबी घोड़े बेचे जाते थे, बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से अरबी घोड़े बहुत ज्यादा
अच्छे नस्ल के माने गए। और शुरू से सेनाओं में डिमांड होती थी, लोग घुड़सवारी किया करते थे, लोग चलते भी थे, तो आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पहले घोड़े से चलते थे। तो ये पहले वाला जो सीन था उसमें डिमांड बहुत हुआ करती थी। अब ये लोग अरबवासी जहाजों में घोड़ों को लिए निकल पड़ते, लेकिन जैसे ही ये जो क्षेत्र है इस बेल्ट में आते, जहाज इनकी जैसे ही इस बेल्ट में आती, वैसे ही ये डूबने लगती। क्यों डूबने लगती? क्योंकि इस जहाज पे हवा का फोर्स पड़ता है डिसेंडिंग, यानी ऊपर से नीचे फोर्स पड़ रहा है, और फोर्स के कारण ये जहाज डूबने लगते। कैप्टन समझ ही नहीं पाता हुआ क्या। उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता कि लगता है हमने बेवकूफी कर दी, लगता है हमने बेवकूफी कर दी, हमने औकात से ज्यादा घोड़ों को लाद लिया। अब वो घोड़ों को देखते, घोड़ा समझ जाता फेंकेगा ये मुझे। एक एक करके सारे घोड़ों को नीचे फेंकते हैं। अब इस बात का पता तब चला जब हमने ओशन के बॉटम का रिसर्च शुरू किया, जब ओशन में हमने अनुसंधान जारी किया, स्थलाकृति को पहचानना शुरू किया 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान। तो हमने स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे ढूंढ लिए। उसी दौरान सब ट्रॉपिकल बेल्ट में बहुत सारे जहाज डूबे पड़े, घोड़ों की अस्थियां मिलने लगी। तो हमने कहा कि ये घोड़े तो समुद्र में रहते नहीं है, हड्डियां कहां से मिल रही। तो हमने जब एटमॉस्फेयर का रिसर्च किया तब जाके हमें पता चला कि यहाँ पे भारी मात्रा में हवा का दबाव होता है, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह का कंडीशन डेवलप्ड होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हमने नाम दे दिया असो अक्षांश। अब असो अक्षांश एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं। अब असो अक्षांश देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असो अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कितने से कितने डिग्री के बीच होता है, तो ये होता है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है 30 से 35 डिग्री, ये एक्चुअली में एक हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट है, हवा का दबाव ऊपर से नीचे होता है। और ये कौन से बेल्ट में है? तो ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में है, याद रखिएगा, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। तो यहां दबाव के कारण हवाएं बहुत ऊपर से दबाव डालती थी और जहाज यहां डूब जाया करते थे। अब जरा देखिए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट कहां ज्यादा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट कहां ज्यादा है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा है, साउथ हेमिस्फीयर में कम है। और खास करके ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इसमें नाम मात्र का कॉन्टिनेंट है, कुछ साउथ अमेरिका का पार्ट है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का है, और मैक्सिमम जो पार्ट है यहाँ जो ओशन का पार्ट है। तो देखिए, विंड जो है, विंड की स्पीड साउथ हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा होती है, और खास करके यहाँ इस क्षेत्र में, वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा। अब कोई जहाज यहाँ जाया करती थी तो उसे भयंकर भयंकर आवाजें सुनाई देती थी। सेलर जो हुआ करते थे, यानी जहाज में जो कैप्टन हुआ करता था, उसको डरावनी आवाज आती थी। हवा फ्रिक्शन के कारण बहुत तेज आवाज करती थी, जिसके कारण यहां नामकरण किया गया। देखिए, 35 डिग्री के नीचे 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री में, तो 40 डिग्री में इसका नाम रखा गया गरजती चालीसा, रोडिंग फोर्टीज, गरजती चालीसा। किस विंड का नाम है? ये वेस्टर्लीज का नाम है। इसी तरह से 50 डिग्री में, यानी 50 डिग्री साउथ में, इसका नाम है फ्यूरियस 50s, प्रचंड 50 कहते हैं इसको। इसी तरह से 60 डिग्री साउथ में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है श्रिंकिंग 60s, यानी ये चीखती 60 नाम है। तो ये जो 40 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री पे इसका नामकरण किया गया है, ये इसके अक्षांश के आधार पे किया गया है। 50 डिग्री पे 50 नाम है, प्रचंड 50। 40 डिग्री पे गरजती 40, 60 डिग्री पे श्रिंकिंग 60। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 विंड है जो ग्लोब पे चलती रहती है।
अब आगे ये जो चैप्टर है क्लाइमेट का, ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आगे जब मानसून आपको समझाया जाएगा या विश्व में कोई भी साइक्लोनिक कंडीशंस बताया जाएगा, हवाओं की गति बताई जाएगी, उसके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट। अब इस टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट का आप एक नोट्स बना लीजिए, बार बार देखिए इसको और नोट्स राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया और आप समझ जाएंगे, जिस तरह से हमने आपको समझाया है समझ जाएंगे आप। और अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब है आपको एक भी कॉन्सेप्ट, अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा जान गए, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये आप एक बार करके देखिए, क्योंकि मैंने 20-25 सालों में जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है, सोच के समझ के वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए दिया है, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, अदर एग्जाम्स किसी का भी हो। टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट से अगर आप इतना समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद।